नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दिल्ली के द्वारिका की है, जहाँ पे रह रहे एक सतबीर ब्रेला नाम के व्यक्ति जिनकी दो बेटियां होती हैं, जिनमें से एक बड़ी बेटी होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है और जो छोटी बेटी है उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। और सतबीर ब्रेला अपनी बेटे के लिए रिश्ता देख रहे होते हैं, उसकी शादी करने के लिए उसके लिए घर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक कोई अच्छा घर नहीं मिला हुआ था। सतबीर ब्रेला की दो बेटियां ही थी जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे थे अपने जीवन में, और वो छोटी बेटी की शादी कहीं बहुत बड़े घर में करना चाहते थे, बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी जो है सारी संपत्ति लगा दी थी कि उसकी शादी में कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन उसकी शादी बहुत अच्छे घर में करना है, बहुत बड़े घर में करना है। सतबीर ब्रेला को पता चलता है कि शादी कराने वाले कुछ संगठन हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, तो वो उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद सतबीर ब्रेला की उनसे बातचीत होती है, अपनी बेटी का नाम और बायोडाटा यहाँ पे दे दो, हम अच्छा लड़का ढूंढ करके आपको सूचित कर देंगे। सतबीर भी ऐसा ही करते हैं, अपनी बेटी का नाम और बायोडाटा वहाँ पे दे देते हैं। उनकी बेटी का नाम हर्षिता ब्रेला होता है। वो वहाँ पर देने के बाद थोड़े दिन बाद वहाँ से मैसेज आता है उनके पास और उनको बुलाते हैं। उनको बुलाने के बाद वो एक लड़का दिखाते हैं जो कि लंदन में काम कर रहा होता है, और वो बताते हैं कि किसी अच्छी पोस्ट में वो नौकरी कर रहा है, जो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है और वहीं पे रहता है, लंदन में ही वहीं सेटल है वो। ये रिश्ता देख करके सतबीर ब्रेला बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी भी विदेश में रहने के लिए बहुत सोचती है, बहुत बोलती है मुझसे अक्सर, अगर ये रिश्ता हो पाया तो मेरे बेटी का सपना, मेरे बेटी के पूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। अब सतबीर ब्रेला वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अपनी बेटी हर्षिता को भी बताते हैं इस रिश्ते के बारे में। हर्षिता भी बहुत खुश हो जाती है और बाकी फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर्षिता का सपना था, उसके बहुत अरमान थे कि वो विदेश में रहे, विदेश जाए। अच्छी खासी पोस्ट में लंदन में ही नौकरी कर रहा होता है। अब उसके अरमान उसे लग रहे थे कि पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जो हर्षिता के साथ हुआ वो पूरा वीडियो आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इसमें अपनी राय भी देना चाहिए। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आखिर शादी के बाद हर्षिता के साथ क्या हुआ लंदन में, आइए पूरी कहानी में हम जानते हैं। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा होता है, बात 2023 की हो रही है। सतबीर को वो लड़का जो है पसंद आ जाता है और उस लड़के से सतबीर ब्रेला संपर्क करते हैं और उसको बुलाते हैं ताकि वो यहाँ आकर के लड़की भी देख सके और लड़की को भी पसंद कर सके। उसके बाद वहाँ से जो लड़का होता है उसका नाम पंकज होता है। पंकज लंदन से भारत आता है और दिल्ली आने के बाद वो हर्षिता के घर पहुँचता है, यानी कि सतबीर जी के घर पहुँचता है। वहाँ जा कर के वो हर्षिता से मिलता है और उसको देखता है तो पसंद कर लेता है। अब दोस्तों पूरे घर में खुशी का माहौल था। अब हर्षिता के भी सपने पूरे होने के आस दिख रहे थे उसको, और वो भी बहुत खुश थी। उसके चेहरे पे खुशी साफ साफ देखी जा रही थी। अब इतना होने के बाद हर्षिता के पिताजी बोलते हैं कि बेटा पंकज, तुम ऐसा करो कि अभी जल्दी से कोई तारीख निकाल करके और बेटी से कोर्ट मैरिज कर लो, जिसके बाद ये दर्ज हो जाएगा कि तुम शादीशुदा हो, और उसके बाद फिर से आप लंदन चले जाइए। फिर अच्छा सा मुहूर्त देख करके और अपने रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे। दोस्तों कोर्ट मैरिज हो जाती है और कोर्ट मैरिज के बाद पंकज फिर से वापस लंदन चला जाता है। सतबीर जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने लगते हैं। तैयारियां चल ही रही थी और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगना था। पंकज की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी इसमें, जिसकी वजह से सतबीर सिंह अपनी जो है पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं और अपनी पुश्तैनी ज़मीनें भी बेच देते हैं। उसके बाद वो डेट निकलवाते हैं। शादी के पंडित जो है आते हैं, डेट निकालते हैं। वो मार्च 2024 की निकलती है। पंकज को भी इस बात की सूचना दी जाती है और मार्च 2024 में पंकज भी घर आ जाता है यहीं इंडिया, और धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद हर्षिता और पंकज दोनों लंदन चले जाते हैं। अब वहाँ ठीक ठाक सब चल रहा होता है, अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन ये क्या कि पंकज और हर्षिता के जो है बीच में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं। ये दोनों आपस में काफ़ी झगड़ने लगते हैं, जिसमें हम मेन रूप से बता दें कि हर्षिता और पंकज, इनमें से झगड़ा करने का मेन कारण पंकज ही था, जो हमेशा छोटी छोटी बात में उसको डांटता रहता था। और जैसे कि हर्षिता अपने घर वालों से बात करती तो वो हमेशा फ़ोन छीन लेता और फ़ोन काट देता और हमेशा उसको डांटता कि इतना क्या घर वालों से बात करती रहती हो।
लेकिन वो बोलते कि जब घर में हूँ, अकेले हूँ, खाली हूँ, अपना काम हो चुका है तो थोड़ी देर घर वालों से बात कर लेती हूँ, घर से इतना दूर हूँ, विदेश में हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग जाता है, अपने परिवार वालों से बात हो जाती है तो। लेकिन ये पंकज को मंजूर नहीं था और वो बात नहीं करने दिया करता था। अगर वो देख लेता था बात करते तो अक्सर फ़ोन काट दिया करता था। इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन अभी तक हर्षिता ने अपने घर वालों को ये सब बारे में कुछ भी नहीं बोला था और वो हमेशा यही बोलती थी कि हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बातें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पंकज का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा था। ज़्यादातर वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो हाथ उठाने के लिए भी दौड़ता था। लेकिन अभी तक हालांकि उसने हाथ नहीं उठाया था, अभी ठीक ठाक ही चल रहा होता है। हर्षिता वहीं से अपनी बड़ी बहन को भी फ़ोन किया करती, जो कि दोनों बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम था। हर्षिता अपनी बहन से बात करती, काफ़ी देर तक बात होती, लेकिन अभी तक उसने अपनी बहन को तक ये अपने पति पत्नी के बीच के झगड़े के बारे में नहीं बताया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसने फ़ोन छीन के फ़ोन काट दिया जब हर्षिता अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। और फ़ोन काटने के बाद उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके साथ मारपीट किया, जिससे हर्षिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद हर्षिता क्या करती है, उसका देख करके अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है और बताती है ऐसी बात है, अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं था, लेकिन हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे शादी हुई है तब से लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके चलते मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, न घर वालों को न तुमसे बताया था। लेकिन बात ज़्यादा बढ़ने की वजह से आज मैं ये बात तुमसे बता रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये सिलसिला थमता नहीं है और कई बार पंकज ने हर्षिता के साथ मारपीट किया था। अब हर्षिता बहुत परेशान हो गई थी ये रोज रोज के नाटक से। उसने वहाँ पर पंकज के खिलाफ केस दर्ज करा दिया और डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया उसके ऊपर, मारपीट करने का आरोप लगाते हुए, जिससे वहाँ के कोर्ट ने इन दोनों को अलग अलग रहने का हुक्म दे दिया। ये दोनों अलग अलग रहने लगे थे। अब काफ़ी टाइम गुजर जाता है अलग अलग रहते हुए, तकरीबन 2 महीने बीतते हैं। उसके बाद ये दोनों फिर से आपस में बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे करके ठीक ठाक चल रहा होता है। तो ये दोनों फिर से अपना साथ में रहने का डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि अब इस तरह कुछ होगा नहीं तो क्यों ना साथ में रहें। उसके बाद ये दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं और घर वालों से बात उस दिन होती है, हर्षिता की वीडियो कॉल में बात होती है और हर्षिता घर वालों को बताती है कि मैं अब उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, पंकज आने वाला है, पंकज के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद आराम से बात करेंगे। ये हर्षिता की बात 10 नवंबर 2024 को अपने घर वालों से वीडियो कॉल पे हुई थी। इसके बाद हर्षिता की कोई बात अपने घर वालों से नहीं हुई है। दोस्तों, 10 नवंबर बीत जाता है और 11 नवंबर आ जाता है। 11 नवंबर के दिन उसके घर वाले इंतजार फिर से कर रहे थे कि हर्षिता का फ़ोन आएगा और वो बताएगी कि अब तो वो दोनों साथ रहने लगे हैं, तो ठीक से सब चल रहा है या नहीं। लेकिन हर्षिता का कोई फ़ोन नहीं आता है। इंटरनेट कॉल हुआ करती थी उन लोगों के बीच, कोई उस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था जिससे डायरेक्ट बात हो सके। तो वो लोग उसके व्हाट्सएप में काफ़ी ट्राई करते हैं, मैसेज वगैरह छोड़ते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। अब 12 तारीख आ चुकी थी, 12 नवंबर। अगला दिन आता है 12 नवंबर और 12 नवंबर के दिन फिर से कॉल नहीं आता है। तो वो काफ़ी ट्राई करते हैं, ऐसे ही फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतबीर की अभी तक अपनी बेटी हर्षिता से किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं घर वाले और सोचते हैं कि फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और उधर वो पंकज को भी फ़ोन लगाते हैं तो पंकज का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। दो में से पति पत्नी में से किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक से 2 दिन से इन दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा है। उनको किसी अनहोनी की शंका आने लगती है मन में, और उसके बाद ये वहाँ पर और जो रह रहे लोग होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, जिससे वो कुछ जानकारी खास दे नहीं पाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन सतबीर के एक पहचान के व्यक्ति होते हैं वहाँ, जो मूल रूप से पंजाबी होते हैं और उनको ज़्यादा हिंदी आती नहीं थी, पंजाबी ही बोलना आती थी। उनसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि यार मेरे भाई, ऐसा करो कि मेरे बेटी के बारे में थोड़ा वहाँ जा कर के पता लगाओ, वो कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि 2 दिन से उसका फ़ोन बंद आ रहा है और उसके पति का भी फ़ोन बंद आ रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और उसने वीडियो कॉल पे हमसे 10 नवंबर के दिन अच्छे से बात की थी और उसने ये भी बताया था कि वो दोनों पति पत्नी फिर से एक साथ रहने लगे हैं।
उसके बाद जो सतबीर के वो पंजाबी वहाँ मित्र होते हैं लंदन में जो रह रहे थे, वो वहाँ जाकर के पता करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता है, कोई नहीं था घर में, मौजूद ही नहीं था कोई। उसके बाद वो काफ़ी परेशान होते हैं। उसके बाद संपर्क करके सतबीर से बताते हैं कि वहाँ घर में तो कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद सतबीर और परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, वहाँ की पुलिस से संपर्क करो और सारा हाल बताओ। तो वो पंजाबी व्यक्ति जो होते हैं वो वहाँ लोकल पुलिस से जाकर के, हालांकि वो पुलिस को बताता है। पुलिस जो थी वो उसकी भाषा समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ जितने भी पुलिस वाले थे सब इंग्लिश के जानकार थे और उसको तो हिंदी भी बोलना नहीं आती थी ठीक से, वो सिर्फ पंजाबी में ही बात करता था। लेकिन गनीमत की बात तो ये है कि वहाँ पुलिस में एक पंजाबी जवान भी था, जो कि उनसे उनका सामना हो जाता है तो वो पंजाबी समझने वाले थे, क्योंकि वो पंजाबी ही थे पुलिस वाले। वो उनसे आकर के वहाँ बात करते हैं, वो सारी बातें समझते हैं, उनको सारा कुछ बताते हैं कि ये 2 दिन से गायब हैं ये लोग और इनके फैमिली वाले फ़ोन कर रहे हैं तो कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, ऐसी ऐसी बात है, पूरा मामला समझाते हैं। और पुलिस वालों को ये भी बताते हैं कि इन दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती रहती थी। इनके घर वालों ने ये भी बताया है कि इस व्यक्ति ने, जो शादी से पहले इसने बोला था कि ये किसी बहुत बड़ी पोस्ट में काम करता है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि ये एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड ही था। इस तरह से पुलिस को सारी जानकारी देता है और पुलिस उसके बाद अपनी छानबीन में लग जाती है। पुलिस पता करती है, घर में जाती है तो वहाँ देखती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस काफ़ी आसपास का एरिया छानना चालू कर देती है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने फिर सीसीटीवी का सहारा लिया और सीसीटीवी में देखना चालू करती है। पुलिस को एक सीसीटीवी में घर से निकलती हुई कार दिखती है, जो कि पंकज अपनी कार से 10 नवंबर के दिन निकला हुआ था। अंदर से पार्किंग से कार को निकालता है और कार में वो सीसीटीवी में अकेले ही नजर आ रहा था। न आगे की सीट में उसके साथ कोई बैठा हुआ था, न ही पीछे गाड़ी में कोई बैठा हुआ था। और वो कार वहाँ से करीब 75 किलोमीटर दूर जा कर के और रोड के किनारे कहीं एक सुनसान एरिया में उस कार को पार्क कर देता है वो। और कार से उतर के पंकज, सीसीटीवी में साफ देखा गया है कि कार से उतर के वो पैदल ही वहाँ से चला जाता है। और कई बार कई शहरों में वो देखा गया है, लेकिन उसके बाद फिर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। पुलिस को आशंका ये होती है कि पंकज अब कंट्री से बाहर जा चुका है, शायद वो भारत भी जा सकता है या किसी और देश भी जा सकता है, इस तरह की आशंका जताती है। और भारत सरकार से भी संपर्क करती है वहाँ की पुलिस, सारा मामला बताती है कि भारत पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और पंकज को सर्च करना चाहिए, शायद वो इंडिया में ही छुपा हो। इस तरह से पुलिस को अभी तक पंकज के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। तो हम बात करें सतबीर बिरेला की, उन्होंने अपनी जो है सारी संपत्ति लगा दी थी अपनी इस बेटी की शादी में, क्योंकि इस बेटी को वो इतना प्यार करते थे, जिसके लिए वो अपना ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन तक बेच दिए थे कि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए और उसके सारे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ था। पुलिस जब पूरा मामला ट्रैक करती है तो जो गाड़ी वहाँ पर पार्क हुई मिलती है, उस गाड़ी में आगे की सीट में भी कोई नहीं होता है, न तो बीच वाली सीट में कोई होता है। जब गाड़ी की डिग्गी ओपन की जाती है तो उसमें हर्षिता थी। हर्षिता को पुलिस देखते ही समझ चुकी थी कि ये पिछले कई दिनों से गाड़ी के अंदर ही है, जो कि मृत पाई जाती है। हर्षिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि कई दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और इस तरह से पंकज के ऊपर अब पूरा शक चला गया था पुलिस का। पूरी तरह से इसमें आरोपी पंकज ही था, क्योंकि अपनी गाड़ी की डिग्गी में भर करके और वही वहाँ पर खड़ा करके चला गया था। गाड़ी से निकलते हुए सीसीटीवी में साफ देखा गया था, लेकिन उसका कोई उस कंट्री में अब सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस को ये यकीन था कि वो कंट्री छोड़कर बाहर जा चुका है, अब किस देश में है ये कोई अंदाज़ा नहीं था। पुलिस जो है हर्षिता के घर वालों से संपर्क करती है और उनको सारा हाल समझाती है मामले का। उसके बाद घर में अब ये खबर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा दुख का माहौल था, सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, रो रो कर बुरा हाल था और बहुत पछता रहे थे वो अपने आप में कि हमें कहीं यहीं कर लेना चाहिए था, वहाँ इतना दूर हमें लड़का लंदन का नहीं देखना चाहिए था। भले ही कभी अगर अच्छे घर में करते तो बेटी घूमने के लिए विदेश भी जा सकती थी, अच्छा घर होता तो उसको घुमाता टहलाता रहता, लेकिन हमने उसके अच्छे के लिए उसका ही बुरा कर दिया। तो दोस्तों अभी तक पंकज का कोई सुराग नहीं मिला है, देखते हैं इस मामले में आगे जो है कुछ सुराग मिलता है या नहीं। तो यही थी पूरी कहानी दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना दोस्तों, बहुत काम आएगा और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।